नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टेट व सीटेट के लिए हिंदी का ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो कि पिछली परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, जिस कारण से यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए आप शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है ब्रिटिश शासनकाल में राजभाषा थी। कहने का तात्पर्य है कि ब्रिटिश शासनकाल जब था उस समय राजभाषा क्या थी। ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या फारसी। तो देखिए, जो ब्रिटिश शासनकाल था ना, उस समय उनकी राजभाषा जो थी वो अंग्रेजी थी, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है मौखिक अभिव्यक्ति की निम्न में से कौन सी विधि उचित नहीं है। देखिए, हम अपने वीडियो में बार बार कहते हैं, जब नहीं वाला प्रश्न है ना, प्रश्नों को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि अक्सर वो गलती कर देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वह कौन सी विधि है ना जो मौखिक अभिव्यक्ति की उचित विधि न हो। ऑप्शन है सस्वर वाचन, कविता पाठ, समवेत वाचन या मौन वाचन। तो देखिए, जो मौखिक अभिव्यक्ति की विधि है ना, वह सस्वर वाचन भी है, कविता पाठ भी है और समवेत वाचन भी। ये जो मौन वाचन है ना, ये मौखिक अभिव्यक्ति की जो विधि है उसकी विधि उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मौखिक अभिव्यक्ति है ना, मौखिक अभिव्यक्ति मतलब बोलने से, जैसे बोल कर पढ़ाया जाए, बोल कर सुनाया जाए, बोल कर समझाया जाए। जो मौन वाचन होता है इसको मन में पढ़ा जाता है, मन में पढ़ने को मौन वाचन कहते हैं, ठीक ना। तो इसमें बोला नहीं जाता, इसलिए यह विधि जो है वह उचित नहीं है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है। मतलब कि भारत के संदर्भ में, भारत के लिए जो हिंदी है ना, वो उसका कौन सा रूप प्रचलित नहीं, मतलब उसका कौन सा रूप सही नहीं है। ऑप्शन है मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, संस्कृत या विदेशी। तो देखिए, हिंदी को लोग मातृभाषा भी कहते हैं, ये रूप प्रचलित है इसलिए नहीं होगा। राष्ट्रभाषा भी कहते हैं, इसलिए भी नहीं होगा। और संस्कृत, हिंदी का जो जननी है, हिंदी का जननी किसको कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है, इसलिए भी नहीं होगा। जो विदेशी शब्द है ना, ये हिंदी के लिए प्रचलित रूप नहीं है। हिंदी भाषा को विदेशी भाषा नहीं कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है निम्न में से कौन सा एक भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बताइए। ऑप्शन है भाव प्रकाशन, लेखन में कुशलता, भाषा ग्रहण या सृजन। देखिए, जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है ना, कि व्यक्ति को भाषा आ जाए, मतलब जिस बालक को भाषा सिखाई जा रही है या जिस व्यक्ति को भाषा सिखाई जा रही है उसको भाषा आ जाए। भाषा शिक्षण में यह ध्यान दिया जाता है ना कि उसको जो भाव वो समझे। जैसे हिंदी सिखाया जाता है, हिंदी को जो भाव बताया जाए उसको भाव का प्रकाशन किया जाए, मतलब भाव पर प्रकाश डाला जाए, उसको भाव अच्छे से समझ में आ सके, इसलिए नहीं होगा। भाषा ग्रहण, जब भाषा सिखाया जा रहा है तो भाषा को ग्रहण करे, इसलिए भी नहीं होगा। और सृजन कर सके, नए नए शब्दों का सृजन कर सके, इसलिए ये भी नहीं होगा। ये जो ऑप्शन बी में दिया है ना, लेखन में कुशलता, यह भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। लेखन कुशलता से मतलब क्या है? अच्छा अच्छा लिखना, लिखने में सुंदर सुंदर राइटिंग बना के लिखना, ठीक है ना। ये भाषा शिक्षण का कोई उद्देश्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन है तार्किक योग्यता का विकास, मनन शक्ति का विकास या दोनों का विकास। दोनों का विकास मतलब ए और बी दोनों का विकास। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये जो मौन वाचन शिक्षण का जो उद्देश्य है ना, वो तार्किक योग्यता का विकास भी उद्देश्य होता है और मनन शक्ति का विकास भी उद्देश्य होता है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही जगह, दोनों का विकास। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए, यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो ना, आप प्रैक्टिस सेट को भी लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपके साथ लाते रहते हैं। हमारे सभी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है टेलीविजन किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है। ऑप्शन है दृश्य, श्रव्य, दृश्य श्रव्य, उपरोक्त में से किसी प्रकार की नहीं। बताइए। जो टेलीविजन है ना, ये आपका दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। दृश्य श्रव्य मतलब क्या? जिसको देखा भी जाए और सुना भी जाए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। ऑप्शन है भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए।
बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल कम से कम ही सीखते हैं या भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। तो देखिए भाषा कौशल के संबंध में जो उचित कथन नहीं है ना, वो है ऑप्शन डी वाला। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, यह वाला कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। बाकी तीनों सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है चरण धरत चिंता करत, चिंता चितऊ चारिउ ओर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। निम्न दोहे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन श्लेष, यमक, उपमा या रूपक। तो देखिए जब हमने अपना अलंकार वाला वीडियो बनाया था ना, उसमें बताया था वह अलंकार जहाँ पर एक ही शब्द के कई अर्थ निकले, जब एक ही अर्थ शब्द के साथ कई अर्थ क्या हो चिपके रहे, वहाँ पे कौन सा अलंकार बताया था हमने? श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पे देखिए जो सुवर्ण शब्द दिया है ना, अब एक ही शब्द में कई अर्थ निकल रहे हैं। जैसे कवि के लिए सुवर्ण मतलब कि सुंदर वर्ण से निकल रहा है, व्यभिचारी मतलब सुवर्ण मतलब सुंदर रंग रूप से निकल रहा है, व्यभिचारी मतलब क्या था? कामी पुरुष। और जो चोर हैं, चोर के लिए है, स्वर्ण के लिए निकल रहा है। तो ये कई शब्द से तीन अर्थ निकल रहे हैं, कई अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है निम्न में अनुनासिक ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन है क ख ग घ, प फ ब भ, य र ल व, या अंगा ञ अड़ न। तो देखिए जो अनुनासिक ध्वनियाँ होती है ना, वो अंगा ञ अड़ा न होती है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है निम्न में संघर्षी व्यंजन है। ऑप्शन है क, ख, प या स। देखिए जो संघर्षी व्यंजन होता है ना, वो आपका मूर्धन्य स होता है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है निम्न में अर्ध विराम का चिन्ह है। तो देखिए जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए ना, उसमें जो अर्ध विराम का चिन्ह है वो ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। यदि देखिए आपको विराम चिन्ह से संबंधित कोई भी समस्या आती है ना, आपको विराम चिन्ह पहचानने में दिक्कत होती है कि कौन सा विराम चिन्ह का कैसा रूप होता है, कौन सा विराम चिन्ह कैसे बनता है, तो हमने विराम चिन्ह पर एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सभी विराम चिन्हों को समझाया हुआ है कि इस विराम चिन्ह का रूप कैसे होता है, कौन सा विराम चिन्ह कैसे बनता है। तो आप जाकर उसको देख लीजिए, जिसके बाद आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है स्वागत में कौन सी संधि है। ऑप्शन है दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि। तो बताइए स्वागत में कौन संधि होती है? स्वागत में यड़ संधि होती है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और यड़ संधि होती है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सुधन आगत, सुधन आगत बराबर स्वागत। तो ये सु का उ है, आ उ प्लस आ मिलके क्या बन जाता है? वह बन जाता है, ठीक है, मैंने बताया था अपने संधि वाले वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है चक्रपाणी में कौन सा समास है। ऑप्शन है बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व। तो देखिए जब हमने समास वाला अपना वीडियो बनाया था उसमें बताया था जहाँ पे न पूर्व पद की प्रधानता हो न उत्तर पद की प्रधानता हो, किसी अन्य पद की प्रधानता हो या यूँ कहें कि तीसरे पद की प्रधानता हो, वहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास होता है। अब ये यहाँ जो चक्रपाणी शब्द दिया है, यदि आप इसका सब समास विग्रह करेंगे ना, क्या होगा? चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। पाणी मतलब क्या होता है? हाथ। चक्र मतलब होता है सुदर्शन चक्र जो होता है ना, जो भगवान विष्णु अपने हाथ में ले जाते हैं। तो चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। यहाँ पर किसका प्रधानता है? तीसरे पद की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत से उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा है। ऑप्शन है राधा घर चली गई, राम ने बताया कि मोहन यमुना पर है, राम घर गया और सो गया, मधु पानी पीकर वापस चली गई। तो देखिए यहाँ पे मिश्र वाक्य आया है। देखिए जहाँ पे सरल वाक्य पूछता है ना, तो सरल वाक्य आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे राधा घर चली गई, ये तो सरल वाक्य है, कोई पहचानेगा। लेकिन जब मिश्र वाक्य पूछता है, जब संयुक्त वाक्य पूछता है ना, तो इसमें लोग गलती कर देते हैं। इसीलिए हमने मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य पर एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें हमने ट्रिक के माध्यम से समझाया है ना कि आप कैसे शब्दों को देखकर पहचान सकते हैं कि कौन वाक्य मिश्र वाक्य का है, कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का है और कौन सा वाक्य सरल वाक्य का है। सरल वाक्य तो बहुत आसान है, कोई समझ लेता है, लेकिन इन दोनों को समझने का एक जबरदस्त ट्रिक हमने बताया हुआ है जो हमारे हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। उसके बाद आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है? मिश्र वाक्य पूछा है। 3 ऑप्शनों में से जो मिश्र वाक्य वाला ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन बी में, राम ने बताया कि मोहन यमुना पर है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
प्रश्न संख्या 15 कह रहा है निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन है कोई, कौन, जैसा या यह। तो देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, यहाँ पे जो कोई शब्द दिया है ये तो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखिए कोई आ रहा है तो क्या अनिश्चित है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन आ रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और जो यह दिया है यह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन ये जो जैसा शब्द दिया है ना ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन है गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक या संकेतवाचक। तो देखिए कह रहा है तुम कहाँ पढ़ते हो, ये क्या है प्रश्नवाचक शब्द आया ना। तो जब प्रश्नवाचक शब्द आए तो वहाँ पे कौन सा विशेषण होता है, प्रश्नवाचक विशेषण होता है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है चिंतामणि के रचयिता हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या हरिऔध। देखिए जो चिंतामणि रचना है ना उसके जो रचयिता हैं वह है आपके रामचंद्र शुक्ल, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। ऑप्शन है बच्चों एवं शिक्षक के मध्य संबंध स्थापित करना, अध्यापक अपने दृष्टिकोण को अनुभवों के आधार पर न अपनाए, शिक्षण के दौरान बच्चों को सक्रिय रखा जाए, शिक्षक निदानात्मक परीक्षणों में दक्ष हो। जो प्रश्न संख्या 18 है ना इसका जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, अध्यापक अपने दृष्टिकोणों को अनुभव के आधार पर न अपनाए, ये उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है अनुशासन में उपसर्ग है। उपसर्ग कहाँ लगता है पहले, तो अनुशासन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन है शासन, सन, अन्न या अनु। तो देखिए शासन तो लास्ट है, ये तो होगा नहीं, सन होगा नहीं, ये भी लास्ट है, ये अन्न और अनु में कन्फ्यूजन होता है। तो जो अनुशासन शब्द दिया है अनुशासन में अनु उपसर्ग है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। इसका जो मूल शब्द है वह है शासन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है मध्यम स्वर का तात्पर्य है। कहने का मतलब है जो मध्यम स्वर दिया है ना इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन है धीमे स्वर, गंभीर स्वर, ढीले स्वर व कोमल स्वर। तो देखिए जो मध्यम स्वर है ना मध्यम स्वर से तात्पर्य यहाँ पे कोमल स्वर से है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है शख्सियत का तात्पर्य है। ऑप्शन है आदमियत से, इंसानियत से, व्यक्तित्व से या मानवीयता से। जो शख्सियत का तात्पर्य होता है ना वो व्यक्तित्व से होता है। नहीं लोग कहते हैं अरे यार आज उस शख्सियत से मिल के आ रहे हैं, मतलब कि उस व्यक्तित्व से मिलकर उसका शख्सियत क्या है, बहुत ही अच्छी शख्सियत वाला, बहुत अच्छा व्यक्तित्व वाला है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। शख्सियत मतलब व्यक्तित्व। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है वे गीत जिनका देश से वास्ता होता है कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वह गीत जो देश के संदर्भ में गाए जाते हैं ना उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय गीत, कोमल स्वर, देशभक्ति गीत या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वह गीत ने जो देश के संदर्भ में गाए जाते हैं, देश से जिसका वास्ता होता है उसको देशभक्ति गीत कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है शब्द देशभक्ति में प्रयुक्त समास है। ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष। तो अब देशभक्ति शब्द दिया है, देशभक्ति शब्द का जब आप समास विग्रह करेंगे क्या होगा, देश के लिए भक्ति। अब यहाँ पे जो के लिए शब्द आया क्या है, विभक्ति चिन्ह है। हमने बताया था अपने समास वाले वीडियो में जहाँ पे समास करते समय विभक्ति चिन्ह का लोप हो उसका उत्तर पद की प्रधानता हो वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पे के लिए शब्द का लोप भी हुआ है, उत्तर पद क्या है, भक्ति की प्रधानता भी है, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। ऑप्शन है आ, ब, ज, ढ। देखिए पश्च स्वर पूछा है तो ये ब, ज, ढ ये स्वर है नहीं, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और एक तरीका पहचानने का है, पश्च मतलब होता है पीछे, पश्च मतलब क्या होता है पीछे, ऐसा स्वर न जिसका उच्चारण करते समय आपके पीछे से आवाज़ निकले। जैसे आ बोलिए, जैसे बोलते हैं आ तो कहाँ अंदर से आवाज़ आती है ना, तो जब पश्च मतलब तो पीछे अंदर से आवाज़ जब आए तो वह स्वर क्या होते हैं, पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए वाला सही हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, उसके बाद आपको अपना प्रश्न मिलेगा। कह रहा है मौलिक चिंतन संभव है। ऑप्शन है
शारीरिक विकास द्वारा, मानसिक विकास द्वारा, साधुओं की संगत से या मातृभाषा द्वारा। तो देखिए जो मौलिक चिंतन सम्मोहन है वो है मातृभाषा द्वारा, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही है। चलिए एक प्रश्न है आपके लिए है जिसका उत्तर को कमेंट करके देना है। आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है लौकिक शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन है लोइक, किक, अक या इक। जिसका उत्तर सही होगा उसके कमेंट को पिन कर देंगे, सभी लोग देख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों साथी से शेयर भी करें। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। और हाँ, यदि आप हमारी PDF चाहिए ना, वीडियो पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।